साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण काल रीतिकाल के कुछ प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किस विद्वान ने दिया? रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किस विद्वान ने दिया? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। 4 विद्वानों के नाम लिए हमने। तो इसमें एक प्रश्न है कि रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किस विद्वान ने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो 3 भाई थे, उन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक एक ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ में ही उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। उनका मानना था कि इस काल में अलंकारों की प्रधानता रही, इसलिए इस काल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल नाम दिया, जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल नाम दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। रीतिकाल के कवियों को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त भागों में विभाजन किस विद्वान ने किया? रीतिकाल के कवियों का जो विभाजन है 3 भागों में, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, इसमें किस विद्वान ने ये विभाजन किया? विकल्प हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। रीतिबद्ध कवि वे होते हैं जो काव्यांगों के लक्षण देते हैं और फिर उन्हें पुष्ट करने के लिए स्वनिर्मित उदाहरण देते हैं, जबकि रीतिसिद्ध कवि वे होते हैं जो काव्यांगों के लक्षण नहीं देते, लेकिन उन लक्षणों से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि लक्षण उनकी मानसिकता में होते हैं। और रीतिमुक्त कवि वे हैं जिन्होंने न ही तो काव्यांगों के लक्षण दिए और न ही उन्हें पुष्ट करने वाले उदाहरण दिए, वे स्वच्छंद होकर अपनी रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किस आलोचक ने माना? केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किस आलोचक ने माना? और इसके विकल्प हैं, पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन 4 विद्वानों में से रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास जी को मानने वाले विद्वान कौन हैं? और इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। डॉक्टर नगेंद्र ने कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। कृपाराम जिन्होंने हित तरंगिणी नामक रचना लिखी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। तो केशवदास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान थे श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वान कौन थे? रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वान कौन थे? विकल्प हैं आचार्य भामह, आचार्य वामन, आचार्य विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ। चारों ही आचार्य संस्कृत के आचार्य हैं। तो इनमें से रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वान कौन थे? और इसका सही उत्तर है आचार्य वामन। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और आचार्य वामन ने कहा है रीतिरस्य काव्यस्य आत्मा, यानी रीति ही काव्य की आत्मा है। आचार्य वामन ने रीति और गुणों को विशेष महत्व दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर किस आलोचक ने माना?
बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर किस आलोचक ने माना? और इसके विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा, डॉक्टर गिरियर्सन। तो 4 विकल्प हैं। तो बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर मानने वाले विद्वान थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को कहा रसिकों के हृदय का घर, जबकि पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा और डॉक्टर गिरियर्सन ने कहा कि बिहारी सतसई के समकक्ष संपूर्ण यूरोप में कोई रचना नहीं है। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने बिहारी सतसई के बारे में अलग अलग बातें कही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। सुजान विनोद रचना के लेखक कौन हैं? सुजान विनोद रचना के लेखक कौन हैं? विकल्प देखेंगे, घनानंद, देव, पद्माकर, कुलपति मिश्र। सुजान विनोद रचना के लेखक कौन हैं? और इसका सही उत्तर हो जाएगा देव। देव ने सुजान विनोद नामक रचना लिखी, जबकि घनानंद ने सुजान सागर नाम से रचना लिखी। थोड़ा सा ही अंतर होता है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हमें इसको समझना है। घनानंद ने सुजान सागर, जबकि देव ने सुजान विनोद नामक रचना लिखी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीतिकाल की नहीं है? कौन सी विशेषता रीतिकाल की नहीं है? विकल्प देखेंगे, लक्षण ग्रंथों की रचना, दरबारी संस्कृति का काव्य, रीति मुक्त काव्यधारा, गद्य का प्राधान्य। तो इनमें से कौन सी विशेषता रीतिकाल की नहीं है? देखो, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, ये रीतिकाल की सबसे प्रमुख विशेषता है। दरबारी संस्कृति का काव्य भी है, क्योंकि रीतिकाल के अधिकतर कवि किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे। और रीति मुक्त काव्यधारा भी है, क्योंकि घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव ये रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। गद्य का प्राधान्य इस काल की विशेषता नहीं है, क्योंकि गद्य का आविर्भाव जो है वो आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल की ये प्रमुख विशेषताओं में मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। किस विद्वान ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा? किस विद्वान ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा? विकल्प देखेंगे, शिव सिंह सेंगर, राम स्वरूप चतुर्वेदी, द्वारका प्रसाद सक्सेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किस विद्वान ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा? तो इसका सही उत्तर है राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। राम स्वरूप चतुर्वेदी जो विद्वान हैं, उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में रामचंद्रिका को कहा छंदों का अजायब घर। इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य, संवेदना और विकास। रामचंद्रिका 1601 में लिखा गया एक भक्तिप्रक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में ये ग्रंथ महाकाव्य है, और इसमें ये 39 प्रकाशों में विभक्त है, और ये ग्रंथ अपनी संवाद योजना के लिए भी विशेष प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। रीतिकाल के कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ है? रीतिकाल के कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ है? विकल्प देखेंगे, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा। ये चारों ही ग्रंथ भूषण द्वारा रचित हैं, लेकिन इनमें से जो अलंकार ग्रंथ है, हमसे पूछा कि अलंकार ग्रंथ कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण शिवाजी के आश्रय में लिखी गई इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। कवि भूषण की शिवाजी के आश्रय में लिखी गई एक रचना है, और ये अलंकार ग्रंथ है। शिवा बावनी जो है उसमें शिवाजी की प्रशंसा की गई है, जबकि छत्रसाल दशक में छत्रसाल की वीरता का वर्णन है। तो शिवराज भूषण जो है वो 1673 में रचित एक अलंकार ग्रंथ है, और इसमें 105 अलंकारों का
विवेचन किया गया है। और इसके जो अलंकार हैं वो जयदेव द्वारा रचित जो चंद्रालोक और मतीराम द्वारा रचित जो ललित ललाम ग्रंथ है उस पर आधारित हैं। तो और यह रचना इन्होंने शिवाजी के आश्रय में लिखी। बाकी भूषण हजारा इनकी एक और रचना है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाओं में नहीं मानी जाती। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बिहारी सतसई के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बिहारी सतसई के बारे में सही नहीं है? विकल्प हैं, इसका रचना काल 1662 ईस्वी है, इसमें कुल 713 दोहे हैं, इसके पहले दोहे में कृष्ण की स्तुति की गई है, और एक है इसे शक्कर की रोटी कहा गया है। तो इन चारों बातों में से कौन सी बात बिहारी सतसई के बारे में सही नहीं है? देखो, इसका रचना काल 1662 ईस्वी है, ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसमें दोहे भी 713 हैं। लेकिन इसके पहले दोहे में कृष्ण की स्तुति नहीं की गई, और इसके पहले दोहे में स्तुति किसकी की गई? राधा की। राधा की स्तुति की गई। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि बिहारी सतसई में के पहले दोहे में कृष्ण की स्तुति की गई। बिहारी सतसई का पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। और बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी भी कहा, और बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहने वाले विद्वान थे पद्म सिंह शर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11 है। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक थी? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक थी? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि के लिए कही? विकल्प हैं, पहला बिहारी, घनानंद, भूषण, केशव। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह पंक्ति किसके लिए कही? घनानंद के लिए कही। घनानंद को विशेष महत्व दिया आचार्य शुक्ल ने, इसलिए उनको कहा कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक थी? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। घनानंद को आचार्य शुक्ल ने प्रेम की पीर का कवि कहा, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का कवि कहा, साक्षात रस मूर्ति कहा, प्रयोग वैविध्य का कवि कहा, और कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जब्बादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। और घनानंद के का जो भाषा का प्रयोग है उसकी भी उन्होंने बहुत प्रशंसा की। तो ये विकल्प इसका रहेगा दूसरा, और ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही, ये भी हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। बनन में बागन में बगरियो बसंत है। बनन में बागन में बगरियो बसंत है, यह पंक्ति किस कवि ने लिखी? बनन में बागन में बगरियो बसंत है। विकल्प हैं, देव, सेनापति, घनानंद, पद्माकर। तो इसका सही उत्तर रहेगा पद्माकर। देखो, इसमें सेनापति करने की गलती भी हम कर सकते हैं, क्योंकि सेनापति भी रीतिकाल में प्रकृति वर्णन करने वाले कवि हैं। तो हमें यूँ लगता है कि प्रकृति से संबंधित ही ये पंक्ति है, तो हम सेनापति करने की गलती भी कर सकते हैं, लेकिन ये पंक्ति जो है ये पद्माकर द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 है। कौन सा रीतिकालीन कवि प्रकृति और ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध था? जिसकी हम बात कर ही रहे थे। कौन सा रीतिकालीन कवि प्रकृति और ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध था? विकल्प हैं, पद्माकर, देव, सेनापति, बिहारी। इन चारों जो कवियों में से प्रकृति और ऋतु वर्णन में षड ऋतु वर्णन के लिए जो कवि प्रसिद्ध था, और वो है सेनापति। सेनापति प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध कवि माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 है। कवि पद्माकर का मूल नाम क्या था? कवि पद्माकर का मूल नाम क्या था? विकल्प देखेंगे, ग्यारसी लाल, प्यारे लाल, घनश्याम दास, भजन लाल। तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि पद्माकर जो कृतिकाल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या था? और उनका मूल नाम था प्यारे लाल। प्यारे लाल इनका मूल नाम था। और घनश्याम दास जो है
वो कवि भूषण का मूल नाम था। बाद में उन्हें चित्रकूट के जो राजा थे रुद्रदेव सोलंकी, उन्हें भूषण की उपाधि देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि मतीराम द्वारा रचित नहीं है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि मतीराम द्वारा रचित नहीं है? विकल्प हैं ललित ललाम, अलंकार पंचासिका, हिम्मत बहादुर विरुदावली और रसराज। तो इनमें से जो 4 रचनाएं हैं आपकी, इनमें से कौन सी रचना मतीराम द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसराज, क्योंकि रसराज जो रचना है वो किसने लिखी थी? और वो लिखी मतीराम ने। मतीराम द्वारा रचित रसराम। बाकी तीनों ही रचनाएं जो हैं वो, सॉरी इसका गलत बता दिया मैंने आपको। इसमें जो रचना है रसराज भी मतीराम द्वारा रचित है। मतीराम का ही प्रश्न पूछा गया है। हाँ, तो देखो ललित ललाम भी मतीराम द्वारा रचित है। और एक मिनट, इसको वापस से देखेंगे अपन, कौन सी रचना मतीराम द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें ललित ललाम रचना जो भी मतीराम द्वारा रचित है, अलंकार पंचासिका जो रचना है ये भी मतीराम द्वारा रचित है, और रसराज भी मतीराम द्वारा रचित है। लेकिन हिम्मत बहादुर विरुदावली जो रचना है ये पद्माकर द्वारा रचित है। ये पद्माकर द्वारा रचित है। हिम्मत बहादुर विरुदावली जो वीर रसात्मक ग्रंथ है, और हिम्मत बहादुर जो एक राजा थे उनकी प्रशंसा की गई है। तो ललित ललाम, अलंकार पंचासिका और रसराज तीनों ही कवि मतीराम द्वारा रचित है। ललित ललाम जो अलंकार ग्रंथ है, अलंकार पंचासिका ये भी अलंकार से संबंधित ग्रंथ है, और रसराज में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। और हिम्मत बहादुर विरुदावली जो रचना है ये किसने लिखी है? पद्माकर ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल का उदय का कारण माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल के उदय का कारण माना है। रीतिकाल के उदय का कारण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल के उदय का क्या कारण बताया है, यह हमें बताना है। पहला विकल्प है आश्रयदाताओं की रुचि, दरबारी संस्कृति का प्रभाव, संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथों से प्रभावित होकर, और अत्यधिक श्रृंगार भावना के कारण। तो 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों में से हमें बताना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल के उदय का क्या कारण माना है, और इसका सही उत्तर है संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथों से प्रभावित होकर। संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे गए, लक्षण ग्रंथ लिखे गए, और उनसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीति काव्य लिखा गया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। आश्रयदाताओं की रुचि, आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ, ऐसा मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। और दरबारी संस्कृति का प्रभाव, ये मानने वाले थे कि दरबारी संस्कृति के प्रभाव से रीति काव्य उत्पन्न हुआ, रीति काव्य का उदय हुआ, ऐसा मानने वाले थे डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र ने दरबारी संस्कृति का प्रभाव बताया, आचार्य शुक्ल ने आश्रयदाताओं की रुचि बताई। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथों से प्रेरित होकर जो हिंदी में भी रीति काव्य लिखा गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? विकल्प हैं पद्माकर, चिंतामणि, बिहारी और देव। तो इन चारों कवियों में से रीतिबद्ध कवि नहीं है, और वे हैं बिहारी। क्योंकि बिहारी जो हैं वो किस प्रकार के कवि हैं? बिहारी हैं रीति सिद्ध कवि। बिहारी ने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, और बिहारी ने सीधी ही अपनी बिहारी सत्सई में काव्यांगों के लक्षण न लिखकर उनसे संबंधित उदाहरण दे दिए अपने दोहों के माध्यम से। तो बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। बिहारी, नेवाज, पजनेस ये सब रीति सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 है। रीतिकालीन आचार्यों की श्रेणी में, रीतिकालीन आचार्यों की श्रेणी में सम्मिलित आचार्य का भेद नहीं है। रीतिकाल के जो आचार्य बताए, डॉक्टर नगेंद्र ने बताए, उनमें कौन सा एक आचार्य का भेद नहीं है? पहला विकल्प है उद्भावक आचार्य, दूसरा व्याख्याता आचार्य, तीसरा कवि शिक्षक आचार्य, और चौथा है श्रृंगारिक आचार्य।
ये श्रृंगार जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, इसमें इस तरह का कोई विकल्प नहीं है। तो उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक आचार्य और श्रृंगारिक आचार्य, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगारिक आचार्य। ऐसा कोई भी आचार्य का भेद नहीं है। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता और कवि शिक्षक तीनों प्रकार के आचार्य इसमें विभाजित किए गए रीतिकाल के आचार्यों को डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। कौन सा कथन कवि भूषण के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन कवि भूषण के बारे में सही नहीं है? विकल्प देखेंगे इसके 4। इनका मूल नाम घनश्याम दास था। बुंदेलखंड के राजा ने इनकी पालकी को कंधा दिया। ये रीतिकाल के ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अपनी मौलिक उद्भावनाएं दी। ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि व मतीराम के भाई थे। ये 4 विकल्प हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भूषण के बारे में। इनका मूल नाम घनश्याम दास था। बुंदेलखंड के राजा ने इनकी पालकी को कंधा दिया। यह रीतिकाल के ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अपनी मौलिक उद्भावनाएं दी। और ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि व मतीराम के भाई थे। जिसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह रीतिकाल के ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अपनी मौलिक उद्भावनाएं थी। देखो, इनका मूल नाम घनश्याम दास था और इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदेव सोलंकी ने भूषण की उपाधि दी। और ये बुंदेलखंड के राजा ने इनकी पालकी को कंधा भी दिया। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल बुंदेला, जिन्होंने इनकी पालकी को कंधा भी दिया। और ये चिंतामणि और मतीराम के भाई भी थे। लेकिन रीतिकाल के ऐसे आचार्य जिन्होंने अपनी मौलिक उद्भावनाएं दी वो थे देव। तो देव के बारे में बात, तीसरी बात ठीक है, लेकिन भूषण के बारे में ठीक नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। विरह तो इनकी पूंजी ठहरा, घनानंद के बारे में यह कथन किस लेखक का है? विरह तो इनकी पूंजी ठहरा, घनानंद के बारे में यह कथन किस लेखक का है? विकल्प हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। विरह तो इनकी पूंजी ठहरा, ये बात घनानंद के बारे में किसने कही? और इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा घनानंद के बारे में कि विरह तो इनकी पूंजी है, मतलब विरह का भाव ही इनकी रचनाओं का प्रमुख भाव है, प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। कौन सा कथन रीतिकालीन कवि घनानंद के बारे में गलत है? देखेंगे, प्रश्न देखेंगे कि घनानंद के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है। ये हमें इस तरह से समझना है कि घनानंद के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है। देखेंगे 4 विकल्प। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दूसरा, सुजान चरित नामक प्रसिद्ध रचना लिखी। रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। और रीतिकाल में ब्रज भाषा का सबसे अच्छा प्रयोग इन्होंने किया। ये 4 आपके विकल्प हैं। तो इनमें से देखेंगे कि कौन सी बात घनानंद के बारे में ठीक नहीं है। ये प्रश्न जो है हमें घनानंद के बारे में पूछा है कि घनानंद के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है। तो देखेंगे, पहला विकल्प जो है कि दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सुजान चरित रचना इन्होंने नहीं लिखी, क्योंकि सुजान चरित रचना जो है वो सूदन, एक कवि हैं सूदन, उन्होंने लिखी। और इसमें भरतपुर के राजा सूरजमल की वीरता का वर्णन है। और घनानंद ने सुजान सागर नाम से रचना लिखी है, सुजान चरित नहीं लिखी। देखो, सुजान सागर घनानंद ने लिखी, सुजान विनोद देव ने लिखी और सुजान चरित सूदन कवि ने लिखी। तो अलग अलग हैं, सुजान के नाम से ही रचनाएं हैं। और बाकी तीनों बातें जो हैं, रीतिमुक्त काव्यधारा का प्रवर्तक, ब्रज भाषा का सबसे अच्छा प्रयोग, ये सब ठीक हैं। बस सुजान चरित जो है उसकी रचना घनानंद ने नहीं की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। किस रीतिकालीन कवि ने सतसई नहीं लिखी? किस रीतिकालीन कवि ने सतसई नहीं लिखी? और इसमें विकल्प हैं बिहारी, राम सहाय, वृंद और कृष्ण कवि। तो इनमें से कौन सा ऐसा रीतिकालीन कवि है जिन्होंने सतसई नहीं लिखी?
तो इसमें विकल्प हैं 4 बिहारी, राम सहाय, वृंद और कवि, कृष्ण कवि। तो इसका सही उत्तर रहेगा कृष्ण कवि। कृष्ण कवि बिहारी के दत्तक पुत्र थे और इन्होंने बिहारी सतसई की टीका, बिहारी सतसई की पहली टीका कृष्ण कवि की टीका लिखी, लेकिन इन्होंने सतसई नहीं लिखी। बिहारी की सतसई है बिहारी सतसई। राम सहाय ने भी एक सतसई लिखी, राम सतसई, जो बिहारी सतसई के समान ही उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। और वृंद कवि ने लिखी वृंद सतसई। इन तीनों ने ही सतसई लिखी, लेकिन कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका लिखी, सतसई नाम से कोई रचना नहीं लिखी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23 जो है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे चितवत एक बार। पंक्ति के रचयिता कौन है? ये पंक्ति के रचयिता कौन है? विकल्प हैं रसलीन, जसवंत सिंह, ग्वाल कवि, सोमनाथ। इन चारों व्यक्तियों में से, चारों जो लेखक हैं उनमें से बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे चितवत एक बार। तो इस कवि के जो रचयिता हैं वो रसलीन हैं। रसलीन ने ये पंक्ति लिखी। रसलीन जिनकी महत्वपूर्ण रचना है अंग दर्पण, और रसलीन का एक मुसलमान कवि थे रसलीन, इनका मूल नाम है सैयद गुलाम नबी, और इन्होंने पंक्ति लिखी, अमी अहलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे चितवत एक बार। और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है रीतिकाल के कवियों में से। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24, रचना और रचनाकार का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रचना और रचनाकार का कौन सा युग्म, युग है ये, युग्म आएगा यहाँ पर, युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें विकल्प हैं कवित रत्नाकर सेनापति, कविकुल कल्पतरु चिंतामणि, अंग दर्पण रसनिधि, कविकुल कंठाभरण दुल्ह कवि। तो देखेंगे कवित रत्नाकर जो रचना वो सेनापति की है, बिल्कुल ठीक है। कविकुल कल्पतरु बिल्कुल मिलता सा नाम है, कविकुल कल्पतरु चिंतामणि, और कविकुल कंठाभरण ये दुल्ह कवि, ये तीनों ही ठीक हैं। लेकिन अंग दर्पण जो रचना है वो रसनिधि ने नहीं लिखी, वो लिखी है रसलीन ने। रसलीन जिसका हम इससे पहले वाले प्रश्न में बात भी कर चुके हैं, जिसकी चर्चा कर चुके हैं, रसलीन ने लिखी अंग दर्पण रचना। सैयद गुलाम नबी जिनका मूल नाम था। रसलीन की है, रसनिधि की रचना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर है। रसनिधि अलग कवि हैं जिनका मूल नाम था पृथ्वी सिंह, और उन्होंने रतन हजारा, रसनिधि सागर आदि रचनाएं लिखी। लेकिन अंग दर्पण जो रचना है वो रसलीन की है, रसनिधि की नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25, रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? और इसके विकल्प हैं कुलपति मिश्र, भिखारी दास, सोमनाथ, चिंतामणि। रस पीयूष निधि ग्रंथ के लेखक कौन हैं? और इसका सही उत्तर है सोमनाथ। सोमनाथ ने रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, माधव विनोद आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। तो रस पीयूष निधि रचना के लेखक हैं सोमनाथ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच। पंक्ति किस रीति मुक्त काव्यधारा के कवि की हैं? पंक्ति किस रीति मुक्त काव्यधारा के कवि की हैं? इसमें 4 जो कवि हैं, चारों ही रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि विकल्प में हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। इन चारों कवियों में से ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, ये पंक्ति किस कवि की है? और इसका सही उत्तर है ठाकुर। ठाकुर ने लिखा है ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच। और ठाकुर की एक और प्रसिद्ध पंक्ति है लोगन लागी कवि करी खेल करी जाने है। तो ये दोनों ही पंक्तियाँ ठाकुर की हैं। ठाकुर ने ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक नामक 2 रीतिकालीन रचनाएं लिखी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27, घनानंद की कविता आत्मा की मौन मधी पुकार है। घनानंद की कविता
आत्मा की मौन मधी पुकार है। घनानंद के बारे में यह कथन किस विद्वान का है? घनानंद की कविता आत्मा की मौन मधी पुकार है। घनानंद के बारे में यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये सही विकल्प, इसका जो सही उत्तर होगा वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा घनानंद की कविता के लिए आत्मा की मौन मधी पुकार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। बिहारी सतसई की फारसी टीका फिरंगी सतसई नाम से किसने लिखी? बिहारी सतसई की फारसी टीका फिरंगी सतसई नाम से किसने लिखी? विकल्प हैं सरदार कवि, लाल कवि, सूरती मिश्र, आनंदी लाल जोशी। तो बिहारी सतसई की फारसी टीका लिखी आनंदी लाल जोशी ने। आनंदी लाल जोशी ने बिहारी सतसई की फारसी में टीका की और जिसका नाम है फिरंगी सतसई। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक जो टीकाएं हैं बिहारी सतसई पर ही लिखी गई हैं और बिहारी सतसई की पहली टीका थी कृष्ण कवि की टीका। इसके अलावा बिहारी सतसई पर अनेक टीकाएं लिखी गई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। पंक्ति किस कवि की है? प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, यानी प्रेम का जो पंथ है वो तलवार की धार पे चलने के समान बताया है। विकल्प हैं आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। तो इनमें से किस कवि ने पंक्ति लिखी? और इसका सही उत्तर है बोधा। बोधा ने कहा प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, तलवार की धार पर चलने के समान बताया प्रेम के रास्ते को। अगला और अंतिम प्रश्न है इसका आज का, कवि सेनापति के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है? कवि सेनापति के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है? देखो सही नहीं है वो बताना है हमें। इनका कवित रत्नाकर ग्रंथ 5 तरंगों में विभक्त है, बात ठीक है। हम सेनापति की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो इनका कवित रत्नाकर ग्रंथ 5 तरंगों में विभक्त है, ठीक है। कुछ इतिहासकार इन्हें संस्कृत व्याकरण नागेश भट्ट मानते हैं। तीसरा, इन्हें प्रकृति वर्णन के लिए जाना जाता है। और चौथा है इनका जी जयपुर नरेश राम सिंह के आश्रय में रहते थे। तो कवित रत्नाकर ग्रंथ है 5 तरंगों में विभक्त है। कुछ इतिहासकार इन्हें संस्कृत व्याकरण नागेश भट्ट मानते हैं। इन्हें प्रकृति वर्णन के लिए जाना जाता है और ये जयपुर नरेश राम सिंह के आश्रय में रहते थे। तो ये जो बात है ये चौथी कि ये जयपुर नरेश राम सिंह के आश्रय में रहते थे, ये बात ठीक नहीं है। इन्हें संस्कृत व्याकरण नागेश भट्ट भी माना जाता है। प्रकृति वर्णन के लिए भी ये प्रसिद्ध थे और इनकी जो कवित रत्नाकर रचना है वो 5 तरंगों में ही विभक्त है। कवित रत्नाकर जो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है और इसका जो 5 तरंगों में इसको विभक्त किया हुआ है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।